प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी, जिन्हें आप जानते हैं, यूपीएमएसपी के नाम से आप जानते हैं यूपी बोर्ड को, उत्तर प्रदेश द्वारा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी पर आधारित आपका जो बोर्ड का 2023 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो हम लेकर के आ गए हैं। इसको सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंग्लिश क्लास 12, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप जानते ही हैं कि दिस पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस ए, बी एंड सी, ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। ऑल दी सेक्शंस आर कंपल्सरी, do not exceed the prescribed word limit while answering the questions। यानी जितनी आपको प्रिस्क्राइब्ड मतलब जितनी आपको बताई गई है उतने शब्दों की लिमिट से बाहर आपको नहीं जाना है ना। जितने शब्दों में आपको उत्तर देना बस उतना है। सबसे पहले तो हम आते हैं सेक्शन ए, यानी कि हम रीडिंग सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। रीडिंग सेक्शन पे आते हैं। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको दिया जाएगा एक पैसेज, और पैसेज पर आधारित होंगे क्या प्रश्न, और ये पैसेज आपको कितने नंबर्स का मिलेगा, कितने अंकों का ये पैसेज होगा। ये पैसेज आपको मिलेगा कितने अंक का भैया, समझिए 12 नंबर का, ठीक है, 12 अंक का ये होगा, समझिए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि इस पैसेज को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। An old man being distressed by ceaseless quarreling going on among his sons। कहने का मतलब है कि एक वृद्ध अपने पुत्रों के मध्य में निरंतर होने वाले झगड़ों से व्यथित होकर के, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी क्या था, डिस्ट्रेस्ड माने होता है व्यथित होकर के, सीजलेस माने होता है निरंतर, क्वेरलिंग माने होता है झगड़ा, गोइंग ऑन हिज सन्स अपने पुत्रों में जो हो रहा था उनसे व्यथित होकर। वन डे एक दिन, देखिए जब तक आप हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे तब तक आप जो है अंग्रेजी में 95+ नहीं ला पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अंग्रेजी की आपको वोकैबुलरीज, यानी कि आपको कम से कम अंग्रेजी का अनुवाद हल्का सा हिंदी में करना आ जाए तो आप 90% 75% अगर इस पैसेज को समझ जाएंगे हिंदी में तो आप इसके आंसर बखूबी देंगे, ठीक है। तो कहा कि एक बूढ़ा आदमी जो कि परेशान होकर के, किससे, अपने बच्चों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उससे परेशान होकर के। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। यानी एक दिन उसने सबको बुलाया और उनको क्या दिखाया, एक छड़ियों का, स्टिक्स में लकड़ियों का एक बंडल जो कि आपस में बंधा हुआ था, टाइड टुगेदर आपस में बंधा हुआ था, तो उनको दिखाया। एंड आस्क्ड इफ, और पूछा, इफ एनीवन, अगर कोई एक, देम माने उनमें से किसी एक ने, वाज स्ट्रांग कोई मजबूत हो, एनफ माने काफी, टू ब्रेक देम क्या उनको तोड़ने में कोई समर्थ है। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक दूसरे ने बारंबार क्या किया, ट्राई किया, प्रयास किया। बट आल्दो दे वेयर ऑल रोबस्ट एंड हेफ्टी यंग मैन, यानी वे जो मोटे तगड़े आदमी थे वे सभी क्या हुए, असफल हुए। दे ऑल फेल्ड, वे सभी असफल हुए, वो कोई नहीं तोड़ सका उनको। ही देन अनटाइड द बंडल, उसने क्या किया, बंडल खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू, और उनसे पूछा, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, अलग अलग एक एक लकड़ी को तोड़ दो। दिस दे डिड इजिली एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन, तो वो दोनों वो लकड़ियां सरलता से और सभी लकड़ियां आराम से टूट गई इनटू पीसेस, टुकड़ों में। 10 इस प्रकार ही टाट, उसने पढ़ा दिया, उसने शिक्षा दी, देम माने उन सभी को, दैट अनटाइड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट दिस
अनटाइड दे वुड ऑलवेज बी वीक, यानी जब तक वे आपस में बंधे रहेंगे तब तक मजबूत रहेंगे, और जैसे ही वे खुलेंगे तो इन लकड़ियों की भांति कमजोर हो जाएंगे। मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूं, 1 to 1 मीनिंग्स बताने की समझने की जरूरत यहां पर भी है नहीं, आपको सिंपल सा उत्तर देना होगा। व्हाई वॉज द ओल्ड मैन सैड, बूढ़ा आदमी क्यों उदास था, ये बताना है आपको। व्हाई वॉज ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी क्या था, सैड था, क्यों सैड था। तो दी ओल्ड मैन वाज सैड एज सीजलेस क्वेरलिंग वाज गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स, यानी बूढ़ा आदमी इसलिए डिस्ट्रेस था, उदास था कि सीजलेस निरंतर अपने पुत्रों में हो रहे झगड़े से परेशान था। ठीक है, ये लिखेंगे। व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन, अपने पुत्रों को उसने क्या पाठ पढ़ाया। तो आप लिखेंगे ही टाट हिज सन्स दैट अनटाइड दे वुड बी, क्या लिखा, क्या मतलब क्या उसने पढ़ाया। ठीक, तो सबसे नीचे यहां पर आप ही टाट देम दैट अनटाइड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिस अनटाइड दे वुड ऑलवेज बी वीक, ये पाठ उन्होंने पढ़ाया। एक्सप्लेन द आइटलाइज्ड, इटैलिक्स, मतलब इसका देखिए पढ़ने में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत हुई। अब आप सभी जानते हैं हिंदी का अध्यापक हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भरपूर समझ में आए, तो इसके लिए आप हमें धन्यवाद दें या न दें, लेकिन मैं धन्यवाद का पात्र तो हूँ कि मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ और बेहतर से कर रहा हूँ, यानी पुरजोर कोशिश के साथ। इटैलिक इसको ऐसे ही बोला जाता है। अब इटैलिकाइज्ड कह सकते हैं, इटैलिसाइज्ड कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द, और देखिए भाषा जो अंग्रेजी होती है वो 2 तरीके 3 तरीके से हर आदमी अलग अलग इसका उच्चारण करता है, तो उसमें अन्यथा मत लीजिए, आप समझिए जो मैं कह रहा हूं। एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शंस, यानी रेखांकित अंश को आप एक्सप्लेन कीजिए, और इसमें रेखांकित अंश कहां से कहां तक है मैं बताता हूं आपको। तो इटैलिक का मतलब होता है जो टेढ़े अक्षरों में छपा हो, या फिर कह सकते हैं कि अंडरलाइन तो रेखांकित है नहीं, लेकिन टेढ़े अक्षरों में छपा हो, वो भी नहीं छपा है, तो टेढ़े अक्षर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रेस्ड बाई सीजलेस क्वेरलिंग, अब इसका क्या करना है आपको, इसका एक्सप्लेन करना है इसको कि इसका अर्थ क्या है। तो पूरा यही अंश जैसा मैंने येलो किया है इसको आप लिख देंगे डिस्ट्रेस्ड बाई सीजलेस क्वेरलिंग, फिर इसके आगे आप विवरण चिन्ह लगा के, विवरण चिन्ह ये होता है देखिए 2 डॉट लगा के, विसर्ग लगा के आगे डैश लगाना, ये विवरण चिन्ह होता है। इसको लगा के इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि डिस्टर्ब्ड एंड हैरेस्ड बाई कंटिन्यूअसली वायोलेंट कॉन्टेंशन। ठीक है, तो इतना लिख देंगे आप। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या लिखेंगे इसका, सीजलेस क्वेरलिंग, डिस्ट्रेस्ड बाई सीजलेस क्वेरलिंग, इसकी व्याख्या क्या करेंगे फिर से समझिए, डिस्टर्बड एंड हरास्ड बाई कंटिन्यूअसली वायोलेंट कंटेंशन। ठीक है, तो फिर आपका अगला प्रश्न क्या है ना, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, उपर्युक्त गद्यांश का उचित या उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो क्या आप बताएंगे उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका लिखेंगे सुटेबल टाइटल इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सीधे से समझ में आ रहा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो आप लिख देंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, कि एकता में शक्ति है, ये बात है। फिर कह रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स, देखो जैसा मॉडल दिया जा रहा है सेम बोर्ड में ऐसा ही मॉडल आता है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसा ही पैसेज आएगा। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स, यानी जो नीचे 3 चीजें दी गई हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं जो पैसेज में आए हैं। कॉन्स्टेंट एंड अनएंडिंग, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा सीजलेस यानी निरंतर, तो इसके लिए आप सीजलेस लिख देंगे, यहां पे सीजलेस लिखा है सीजलेस लिख देंगे। अपसेट और वर्रीड का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रेस्ड आप लिख देंगे। और फिर है लार्ज एंड हैवी का, इसमें क्या आया है, तो लार्ज एंड हैवी का हेफ्टी, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है हेफ्टी वर्ड, यानी मोटे बहुत और वजन या फिर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैसेज हो गया, इसके आंसर आराम से दे दीजिएगा।
कॉपी कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते हैं हम बता चुके हैं। अब आता है सेक्शन बी आपका, ठीक है, सेक्शन बी आता है, राइट ए कंपोजिशन एंड आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होगा। और निबंध कितने नंबर का होगा वो भी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये आपका 10 नंबर का निबंध होता है, ठीक है, 10 नंबर का निबंध या आर्टिकल होता है। फिर यू आर कृतिका करण, आप कृतिका या करण हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर वॉइसिंग योर कंसर्न about the increasing number of drugs user in our country. Using the notes given below, write your letter highlighting the dangers of this new age social evil. कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा है, ड्रग लेने वाले यूजर्स बहुत हैं, आपके देश में बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको उस पर एक आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। 10 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग, 10 नंबर का आपको ये लिखने को आएगा। आर्टिकल 10 मार्क्स का होगा एंड एक रिपोर्ट राइटिंग या फिर कह सकते हैं तो ये रिपोर्ट राइटिंग भी 10 मार्क्स की आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये धीरे धीरे बता देंगे आपको हर चीज। तो सेक्शन सी में आपका ग्रामर सेक्शन आता है, तो ग्रामर सेक्शन आएगा, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में आप देखिए, ग्रामर सेक्शन में डू एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स फर्स्ट टू फिफ्थ 4, यानी प्रश्न संख्या फर्स्ट से 4 तक, 1 से 4 तक, यानी फर्स्ट से 4th तक आपको जैसा ब्रैकेट में दिया गया वैसा चेंज करना है ग्रामर के अनुसार। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट माय सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे समझिए। तो हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, ठीक है। तो अब ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, सिंपल सेंटेंस में आपको बनाना है। तो इसका बनाएंगे ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, तो इसका बनाएंगे ही इज टू पुअर, है ना। इसका क्या बना लेंगे, ही इज टू पुअर बाई ए फ्लैट, है ना, बाई BU बाई ए फ्लैट। तो ये भी हो गया आपका सिंपल सा। फिर क्या है, वही छाया हुआ, क्या छाया हुआ भैया समझो। द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अब इसका क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक। लेट मी डू दिस टास्क, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे लेट दिस टास्क बी डन बाई मी, लेट दिस टास्क बी डन बाई मी, यानी फिर से समझिए, लेट दिस टास्क बाय, ठीक है, लेट दिस टास्क डन बाई मी। आप समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, तो इसका बनेगा क्या, इसका बनेगा दिस इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। क्या बनेगा, पेन कहाँ गया, हाँ, इसका जो है, इसका जो है क्या बनेगा, दिस इज द बेटर ऑफ द टू, द बेस्ट नहीं, बेटर लगेगा यहां पे। ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉयड, तो यहां पर क्या गलती है आप ढूंढिए। जो फर्नीचर्स का यस है ये गलत है, तो आप लिखेंगे ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड, फर्नीचर्स यहां पर गलत स्पेलिंग हो जाएगी, तो यही तो करेक्ट करना है। गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी अटैक, डिटरमाइनेशन, इसका आपको पर्यायवाची सिनोनिम्स बतानी है। तो अटैक का असाल्ट या असाल्ट, ठीक है, असाल्ट कैसे लिखेंगे, ASSAULT, असाल्ट। अटैक का मतलब आक्रमण, असाल्ट का मतलब आक्रमण, इन्वेजन का मतलब भी आक्रमण होता है, इन्वेजन का, ठीक है। तो असाल्ट हो जाएगा अटैक का। अब आता है डिटरमाइनेशन, ठीक है।
तो डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। ठीक, डिटरमाइनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चयी, यानी जो दृढ़ निश्चय करता है। तो आपको दृढ़ निश्चय का ही सिनोनिम्स बताना है। तो इसका हो सकता है, एक तो फिक्सेशन हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, डिटरमाइनेशन का फिक्सेशन या असेसमेंट हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी विलोम शब्द देने हैं। ठीक है, विलोम शब्द दीजिएगा। जैसे डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा करना, तो आक्रमण करना, डिफेंस माने रक्षा करना, तो अटैक मीन्स क्या करना? आक्रमण करना। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब निर्धनता, तो रिचनेस हो जाएगा। सॉरी, रिचनेस नहीं यार, उल्टा बता रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, संपन्नता या धनवान, धनवान होना, तो समृद्धि कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी का। प्रॉस्पेरिटी का आप लिख सकते हैं पुअरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का पुअरिटी लिख दीजिएगा। फिर यूज द फॉलोइंग इन योर ऑन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। ठीक है, टेल और टेल स्पेलिंग यानी समोच्चरित शब्द हैं, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना, तो करिए भाई। तो अब इसमें ये जो टेल है, इसका TAIL, टेल माने होता है पूंछ। ठीक है, और ये टेल मीन्स होता है स्टोरी या कहानी, तो आप इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे। ठीक है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेस विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो विच कैन नॉट बी करेक्टेड यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? वन वर्ड क्या होगा इसका, समझिए। तो वन वर्ड यानी ए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा इनकॉरिजिबल। ऐसे लिखेंगे INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल, यानी कि होता है असाध्य या असुधार्य या असुधार्य। ठीक है, यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आइडम्स फ्रेजेस, यानी ये आइडम्स फ्रेजेस हैं इन योर ऑन सेंटेंसेस, आपको अपने वाक्यों में, यानी ये कहावतें हैं, मुहावरे, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं। सो एज टू मेक दियर मीनिंग क्लियर, एन एक्स टू ग्राइंड, तो जो है ये आप कर लीजिएगा। एन एक्स टू ग्राइंड, लुक इन टू ए रेड लेटर डे, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट डे, ये सब कर लीजिएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मैं पेपर आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है, तो मैं डाउनलोड करके आराम से इस कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, बाकी हम करा रहे हैं सब, वो ध्यान से समझिएगा, शेयर कर दीजिए एक बार। तो अब इसका ट्रांसलेशन समझिए। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन आप सिंपल सा गूगल पे गूगल ट्रांसलेट से करके देख लीजिएगा, और नहीं तो आप अपने शिक्षक से ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो पेपर आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे हम दे देंगे, PDF अवेलेबल रहेगी। लिटरेचर सेक्शन आएगा, सेक्शन D आपका, इसमें आपको क्या करना होगा? आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स, यानी 3 प्रश्न आपको दिए होंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, 30 से 40 वर्ड में प्रोज के क्वेश्चन होंगे। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ये जो लॉन्ग वाला होगा। ठीक है, फिर आपको एक स्टैंजा पढ़ना है, स्टैंजा के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करने हैं, तो स्टैंजा भी आप आराम से पढ़िएगा, पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं खास है, बस आपके सप्लीमेंट्री रीडर के, ठीक है, कुछ जो हैं विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और एक सेंट्रल आइडिया जरूर याद कीजिएगा, सेंट्रल आइडिया, माय मदर एट 60 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, तो ये था आपका पेपर जो मैंने करा दिया। अब जो है और भी आगे आपको हम पेपर प्रैक्टिस कराते रहेंगे इंग्लिश की, तो इसे डाउनलोड करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर जरूर कीजिएगा।